Hello, people. Welcome back. I hope you are giving your exams like काफी अच्छे से पढ़ रहे हो, एग्जाम्स अच्छे से दे रहे हो, क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ रहे हो, So this today we are doing chapter number 4. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो अब तक के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 4 से आज हम वो करेंगे. Somebody requested assertion reasoning की क्लासेस के लिए, so I will be doing that also. जस्ट लेट मी नो कि मैं अगर असर्शन रीजन की प्रॉपर तुम्हें क्लासेस ऐसे रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए या तुम्हें चाहिए कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करते रहूं सो दैट यू कैन सॉल्व. ईदर वेज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू वांट इट एंड आई विल डू इट. अभी के लिए हम ये देखते हैं प्रीवियस ईयर में चैप्टर नंबर 4 से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए. राइट, मेक श्योर दैट आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें. यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर साइकोलॉजी एग्जाम. सब कुछ ऑलमोस्ट कवर करा चुकी हूँ, सब कुछ करवा चुकी हूँ, तो आप एक बारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. This is question number 1. So question number 1 says, Adil, a young man, shows aggressive actions that threatens or cause harm to people or animals and indulge in serious rule violations. What are these symptoms indicative of? सिम्टम्स ये जो उन्होंने आपको दिए हैं कि वो एग्रेसिव, आदिल जो है एक यंग मैन है जो कि एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है, दूसरों को थ्रेटन करता है, लोगों को हार्म करता है, एनिमल्स को करता है, रूल्स को वायलेट करता है. तो ये जो सारे सिम्टम्स उन्होंने आपको बताए हैं ये किस चीज की तरफ इशारा करते हैं, किस चीज की इंडिकेटिव है, कौन से डिसऑर्डर की. मेंशन 2 अदर टाइप्स ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर ऑल्सो. 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वर्ड लिमिट ध्यान में रखते हुए हम इसको आंसर करेंगे. सिंपल सा इसका आंसर है, अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये कॉन्डक्ट डिसऑर्डर है. ठीक है, ये कॉन्डक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं जो उन्होंने यहाँ पर आपको बताए हैं. नाउ दे आर ऑल्सो सेइंग कि मेंशन 2 अदर टाइप्स ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर. 2 और टाइप के एग्रेसिव बिहेवियर आपको मेंशन करने हैं. तो आपने देखा होगा कि अगर चिल्ड्रन में जो कॉन्डक्ट डिसऑर्डर पाया जाता है उसमें काफी सारे टाइप्स ऑफ एग्रेशन भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि वर्बल. ठीक है, वर्बल एग्रेशन है, फिजिकल एग्रेशन है. ठीक है, देन यू हैव प्रोएक्टिव एग्रेशन. और इसके अलावा कौन सा एग्रेशन है? होस्टाइल एग्रेशन. ठीक है, सो ये टाइप के एग्रेशंस हैं. इसमें से वो आपको बोल रहे हैं कि कोई भी 2 टाइप के एग्रेसिव बिहेवियर्स का आप मेंशन कर दीजिए. तो वर्बल जो भी आपको इजी लगता है, वर्बल, फिजिकल इजी लगता है तो आप वो 2 मेंशन कर देना. प्रोएक्टिव और होस्टाइल इजी लगता है तो वो मेंशन कर देना. वर्बल एग्रेशन क्या होता है? वर्बल मतलब कि गाली गलौज करना. ठीक है, बदतमीजी से बात करना, गाली गलौज करना, स्वेयरिंग एफ वर्ड का यूज करना, इस तरीके के वर्ड्स का यूज करना, दैट इज वर्बल एग्रेशन. फिजिकल एग्रेशन मतलब हिटिंग, मार पिटाई करना. प्रोएक्टिव मतलब प्रोएक्टिव एग्रेशन होता है कि किसी ने आपको प्रोवोकेट नहीं किया, किसी ने आपको उकसाया नहीं है किसी भी बात के लिए, पर आप बस खामखा में कोई अपना आप चुपचाप काम कर रहा है तब भी आप खामखा में उससे लड़ाई कर रहे हो, पंगे ले रहे हो, लड़ रहे हो. दैट इज प्रोएक्टिव. होस्टाइल एग्रेशन क्या होता है? जहां आप दूसरों को काफी इंजर करते हैं, इंजरी पहुंचाते हैं. ठीक है, ये फिजिकल और होस्टाइल में क्या डिफरेंस है? फिजिकल में मार पिटाई होती है, फाइटिंग होती है, बट होस्टाइल हो गया बिल्कुल इंजरी, मतलब दूसरों को खून करना या बहुत ज्यादा अग्रेशन होना. दैट इज होस्टाइल, एकदम मार मतलब सो दैट इज वर्बल, फिजिकल, प्रोएक्टिव एंड होस्टाइल. इसमें से कोई 2 आपको मेंशन करने हैं, आप इसमें से कोई 2 मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 3 साइकोलॉजिकल मॉडल्स यूज्ड टू अंडरस्टैंड मेंटल डिसऑर्डर. तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें से कोई भी आई थिंक आप 3 मॉडल एक्सप्लेन कर सकते हो इसके आंसर में. ऑल्दो आपकी बुक में 3 से ज्यादा मेंशन है, जैसे ह्यूमनिस्टिक. ठीक है, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल. ठीक है, एग्जिस्टेंशियल, ह्यूमनिस्टिक दे सकते हो. कॉग्निटिव है. देन यू हैव बिहेवियरल मॉडल है. और साइकोडायनामिक. तो ये कितने हो गए? 1 2 वी हैव 3 वी हैव 4 मॉडल्स हैं. ठीक है, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. देखो, आपको यही बात होती है कि वर्ड लिमिट भी ध्यान में रखना है, आपको देखना है कितने मार्क्स का है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है.
उन्होंने स्पेशली, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि बच्चों को अगर चार आते हैं, चारों के चारों धड़ 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 पूरा लिख देंगे पेपर में, उससे उनका टाइम भी वेस्ट होता है और एनर्जी भी जाती है, शीट भी, लाइक यू वेस्टिंग एवरीथिंग, सारे रिसोर्सेज आप वेस्ट ही कर रहे हो। सो इसलिए अगर कुछ ऐसा है कि जिसमें ज्यादा पॉइंट्स हैं, इसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि एक्सप्लेन 3 मॉडल, इसलिए अब वो क्वेश्चंस ऐसे करने लग गए हैं। ठीक है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 3 मॉडल एक्सप्लेन करो ना, वाई डू यू हैव टू राइट ऑल 4? ठीक है, अगर 4 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा तो आप चारों के चारों मॉडल एक्सप्लेन करोगे, 2 नंबर में आता है तो आप दो मॉडल एक्सप्लेन करो। तब आपको सारा सारा सब कुछ लिखने का इतना इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर तभी भी आपको 2 ही मिलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question says कि Imran is a 40-year-old male who complains of difficulty in breathing. तो उनको डिफिकल्टी हो रहा है ब्रीथ करने में, एंड अदर बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स। ठीक है, और भी सिम्टम्स हो रहे हैं जो बॉडी से रिलेटेड हैं। ऑन बीन एग्जामिन, डॉक्टर्स वर अनेबल टू फाइंड एनी मेडिकल कॉज, अनेबल टू फाइंड एनी मेडिकल एक्सप्लेनेशन फॉर हिज रिपोर्टेड सिम्टम्स। देखो, अगर आपको ऐसे पेंसिल लेके बैठोगे और क्वेश्चन पढ़ोगे और साथ में अंडरलाइन करते रहोगे, इट विल बी गुड फॉर यू। हल्का हल्का अंडरलाइन करते रहोगे तो क्यों? क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इमिडिएटली सिम्टम्स आ रहे हैं ध्यान में। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने मार्क कर दिए, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स हैं, और डॉक्टर्स को भी कुछ नहीं मिल रहा है, कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है उनके सिम्टम्स की। अब वो बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन द डिसऑर्डर एंड डिस्कस इट्स वेरियस टाइप। तो पहले तो आपको डिसऑर्डर बताना है कौन सा है, और उसके फिर टाइप्स भी बताने हैं अगर उसके कोई टाइप्स हैं तो। इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा आपका हिंट यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे उनके फिजिकल सिम्टम्स की। तो ऐसे में क्या इसका आंसर है? सोमैटिक। ठीक है, तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे इट इज अ सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का आंसर है। देन इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में द इंडिविजुअल हैज साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज एंड कंप्लेंट्स ऑफ फिजिकल सिम्टम्स विच देयर आर नो बायोलॉजिकल कॉज। जो आपके क्वेश्चन में भी लिखा था कि मेडिकल रीजन कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो सोमैटिक सिम्टम्स में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज होती हैं एंड कंप्लेंट्स होती हैं फिजिकल सिम्टम्स की। ठीक है, टाइप्स उन्होंने पूछे थे, तो टाइप क्या हो सकता है? टाइप हो सकता है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। ठीक है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में क्या होता है, पीपल विद डिसऑर्डर टेंड टू बी ओवरली प्री ऑक्यूपाइड होते हैं इसमें अपने सिम्टम्स को लेके, और कंटिन्यूसली अपनी हेल्थ को लेके वरी करते रहते हैं, और डॉक्टर शॉपिंग करते हैं। डॉक्टर शॉपिंग मतलब जैसे विंडो शॉपिंग होती है ना, एक विंडो से दूसरी विंडो पे, ऐसे डॉक्टर शॉपिंग मतलब एक डॉक्टर से फिर दूसरे डॉक्टर पे, फिर तीसरे डॉक्टर पे, कि नहीं नहीं ये डॉक्टर अच्छा नहीं था, ये डॉक्टर भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया, इस डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट पसंद नहीं आई, किसी और से सलाह ले लेते हैं, मतलब ऐसे कैसे करके, और सारा दिन अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे। ठीक है, जो कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, तभी तो हम इसमें पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी में, उसका कोई फिजिकल या बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता। दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होता है उनको बहुत ज्यादा, और डिस्टर्बेंसेस रहती है उनकी डेली लाइफ में। देन इसी के अंडर आता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं? लोग जो होते हैं, पीपल आर ओवरली कंसर्न अबाउट अनडायग्नोस्ड डिसीज। उनको लगता है, नाम से ही पता चल रहा है इलनेस एंजाइटी, कि मतलब कि मुझे कुछ बीमारी हो गई है जो कि डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर, और नेगेटिव डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इट। ठीक है, अगर कोई जो है उनका मतलब कोई टेस्ट कराया है, लेट्स से कि कैंसर का टेस्ट कराया है, उनको नेगेटिव रिजल्ट आया है, उसको बिलीव ही नहीं करेंगे वो, और वो डॉक्टर उनको बोलेगा नहीं आपको कुछ नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बोलेंगे कि नहीं रिपोर्ट्स गलत हैं, लैब में कुछ गड़बड़ हुई होगी, रिजल्ट्स ठीक नहीं आए हैं, ये तो कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ होगा, मतलब वो मानने को ही तैयार नहीं है। ठीक है, एक मिनट। तो दैट इज योर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, कि कोई ना कोई अपनी हेल्थ को लेके उनको कुछ ना कुछ लगा रहता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है? रिपोर्टिंग लॉस ऑफ सम और द बेसिक बॉडी फंक्शन, जैसे पैरालिसिस हो गया, हाफ पैरालिसिस हो गया, ब्लाइंडनेस हो गई। लेकिन इसका बाय द वे कोई फिजिकल कॉज नहीं होता है, कईयों को सच में हाफ बॉडी पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ मेडिकल रीजन नहीं है, याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर विल बी नो बायोलॉजिकल कॉज
ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही है जो इनको अलग करता है बाकी सब चीजों से, कि यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल कॉज कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है उनकी आंखों को, तो ऐसा नहीं है सच में वो अंधे हो गए हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनको सब दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा कन्वर्जन डिसऑर्डर में उनको उनका होता है कि नहीं मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, बट दिस इज वाई इट इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। डेफनेस, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, वॉकिंग में डिफिकल्टी है कि नहीं नहीं चला ही नहीं जा रहा, जबकि इन सबके कोई भी फिजिकल सिम्टम्स या फिजिकल कॉज नहीं मिलेंगे। Next question is, Richa is a young girl working as an officer in an organization. One day she just disappeared. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको एकदम से आपको हिंट मिल गया कि भाई रिचा जो है एक यंग गर्ल है जो ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, पर एक दिन सडनली वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है अपनी सिटी से, और 2 साल के बाद उसको ढूंढते हैं कहीं पे बैंक्स ऑफ रिवर मतलब नदी के किनारे कहीं पे वो उनको मिलती है। Nobody there knew who she was. किसी को वहां पे पता, आसपास से पूछते तो किसी को पता नहीं होता ये कौन है, कहाँ से आई है। बट वन डे शी सडनली वोक अप, एक दिन वो सडनली ऐसे जागती है नींद से, जब सुबह सो के उठती है एकदम से, उसको लगता है कि शी वांटेड टू नो कि वेयर शी हैड रीच्ड, कि वो कैसे पहुंची यहाँ तक, बैंक ऑफ रिवर्स तक वो आई कैसे यहाँ पे। एक्सप्लेन दिस डिसऑर्डर एंड लिस्ट द अदर डिसऑर्डर्स इन सेम कैटेगरी। अगेन उन्होंने बोला कि आप ये डिसऑर्डर भी बताओ और इसके अदर कैटेगरीज, इस कैटेगरी में और जो उनसे डिसऑर्डर आते हैं वो भी बताओ। तो ये क्या है, डिसोसिएटिव फ्यूग है ना। फ्यूग में क्या होता है, हम किधर भी उठा के ऐसे पेशेंट जो है चलने लगता है और उनको पता भी नहीं होता कि वो कहाँ, वहां से एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह तक कैसे पहुंच गए। सो इट इज अ पार्ट ऑफ डिसोसिएटिव अमनीजिया। ठीक है, डिसोसिएटिव अमनीजिया मतलब कि उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उनको कुछ याद नहीं रहता कि मैं यहाँ कैसे आई, क्या करने आई, और मैं कब चली, मतलब कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, नो मेमोरी ऑफ व्हाट्सोएवर। एंड दे एज्यूम अ न्यू आइडेंटिटी, वो एकदम से नया आइडेंटिटी एज्यूम कर लेते हैं। मतलब उस दौरान अगर कोई उनसे पूछे तो रिचा ने बोला होगा नहीं मेरा नाम मीता है, नीना है, टीना है, मीना, इना, मीना, डिका, कुछ भी। ठीक है, कि मेरा ये नाम है। इनएबिलिटी टू रिकॉल प्रीवियस आइडेंटिटी, वो अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी कि नहीं मेरा नाम रिचा है और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, मैं, मेरा ये घर है, यहाँ ऑफिस है, अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी वो रिकॉल नहीं कर पाते, उनको कुछ भी याद नहीं रहता। The individual travel from home to work and suddenly they wake up with no memory of the events जो उस दौरान होते हैं। इट्स लाइक कि आज आप उठे और आपने ऑफिस से घर के लिए निकले, पर आप घर नहीं पहुंचे, आप कहीं और चले गए, वहां किसी और नाम से रह रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, कोई और आइडेंटिटी आपने अपना ली। तो यहाँ जो आप घर से ऑफिस से निकले और वहां जितने दिन आप रहे, वहां एक दिन सडनली आप उठे और आपको याद आया कि अरे ये मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। ठीक है, आपका मेमोरी थोड़ा सा वापस आया फिर से कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। तो जो वो बीच का पीरियड है, ठीक है, वो पीरियड आपको जो है उनको याद नहीं रहता कि उस दौरान क्या हुआ। ठीक है, मतलब ऑफिस से चलने से पहले और वो न्यू आइडेंटिटी के बीच में का ये जो पीरियड है, सेंटर पीरियड है, उसकी उनको नो मेमोरी, कोई कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, लिस्ट अगर बताएं हम इसमें और ये होता क्यों है, ओवरवेलमिंग स्ट्रेस की वजह से। उनकी ब्रेन में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, लेट्स से कि कोई वर्क एटमॉस्फेयर ऐसा है कि इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है उनके लिए वहां कोप अप करना, इतना स्ट्रेसफुल है, तो वो अपनी पूरी उस आइडेंटिटी को ही खत्म कर देते हैं। दे अज्यूम अ न्यू आइडेंटिटी, दे लीव दैट प्लेस टू गो समवेयर एल्स, डू समथिंग एल्स, और उनको कुछ मेमोरी नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पहुंचा, ऐसे कैसे आया, नथिंग। लिस्ट अगर इस लिस्ट में देखे जाएं तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर आता है और डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन ऑर्डर डिसऑर्डर आता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू गोइंग टू राइट योर आंसर। देन डिस्कस द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद सुसाइड। ये आपकी बुक में एज इट इज दिया हुआ है अंडर दिस हेडिंग ओनली कि रिस्क फैक्टर क्या एसोसिएटेड है सुसाइड के साथ। What are the symptoms that can help identifying students in distress? ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है। Examine some ways to foster positive self-esteem.
तो देखो इसमें ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितने पार्ट्स में आपको आंसर करना है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो पहले आपको रिस्क फैक्टर बताना है जो एसोसिएटेड है सुसाइड के साथ। सेकेंडली आपको सिम्टम्स बताने हैं दैट कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस। थर्डली आपको कुछ ऐसे वेज बताने हैं जिससे पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम फॉस्टर कर सके। सो हाउ यू विल आंसर रिस्क फैक्टर, सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद सुसाइड्स, ठीक है। फिर उसके अंदर आप पॉइंट लिखेंगे कि a result of complex interfere, ठीक है, बायोलॉजिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल, यहाँ पे कॉमा आएगा, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स का कॉम्प्लेक्स इंटरफेस होता है सुसाइड के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज जिम्मेदार है, हमारे अपने जेनेटिक डिस्पोजिशन कैसी है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, लाइक somebody, a lady who is in their menopausal stage, they are more into depression and suicidal tendencies are high. साइकोलॉजिकली उनका वेल बीइंग कैसा है, सोशल, अगर सोशल उनका कुछ भी लाइफ नहीं है, दे आर लोनली, तब चांसेस हाई हो जाते हैं। कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, कुछ कल्चरल ऐसे हैं जो वुमेन को बहुत दबा के रखते हैं, तो वहां से वो फैक्टर आता है। एनवायरमेंटल फैक्टर, उनके आसपास का माहौल कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, बहुत स्ट्रेसफुल है, जीना दुश्वार किया हुआ है, तो वो एनवायरमेंट फैक्टर आता है। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। अदर रिस्क फैक्टर्स आर लाइक मेंटल डिसऑर्डर्स, अगर उनको कुछ है, कुछ अल्कोहल अब्यूज कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, तब भी रिस्क फैक्टर्स हाई हो जाता है सुसाइड का, राइट। देन इफ दे आर गोइंग थ्रू एनी नेचुरल डिजास्टर, उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है, जैसे घर पे बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है, कुछ फिजिकल अब्यूज है, कुछ लॉस हो गया है, आइसोलेशन है एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, यू नो, तो कोई यहाँ प्रीवियस अगर कोई सुसाइडल अटेम्प्ट्स उन्होंने करे हैं, सो ऑल दीज फैक्टर्स जो हैं ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद सुसाइड। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस, अगेन दीज आर द पॉइंट्स गिवन इन योर बुक। You can write any unexpected और striking change होता है adolescents की परफॉर्मेंस में, तो एकदम से हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मतलब वो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स अगर डिस्ट्रेस में है तो हम किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि यू नो एडोलेसेंस की परफॉर्मेंस अगर डिक्रीज हो रही है, अटेंडेंस डिक्रीज हो रही है, स्कूल की बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो रही हैं, तो इट शुड बी टेकन सीरियसली। या आपको जो अच्छी एक्टिविटीज़ लगती थी, ऐसी एक्टिविटीज़ विच यू यूज टू एंजॉय, सडनली यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन देम, वो चीज़ है। डिक्लाइन ग्रेड्स हैं अगर, कि भैया अच्छा चलो मान लो कोई 40% वाला बच्चा भी है, तो चलो 40% तो ला ही रहा था ना, अब सीधा ही वो फेल होना शुरू हो गया, तो भैया ऐसा क्यों हुआ। डिक्रीज इन द एफर्ट्स, कि नहीं पहले तो मैं एफर्ट लगा रहा था कि मैं 40 से 50 पे पहुंचूं, 50 से 60 पे पहुंचूं, बट मैं धीरे 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 अब एफर्ट भी नहीं लगा रहा, तो क्यों। मिसबिहेवियर है अगर क्लासरूम में, ठीक है, ज़्यादा तू तड़ाक करके बात करनी शुरू कर दी है, बदतमीजी से बात करनी शुरू कर दी है, फ्रेंड्स के साथ भी उनकी अनबन शुरू हो गई है, तो क्यों। मिस्टीरियस या रिपीटेड एब्सेंस है, ठीक है, या स्मोकिंग और ड्रिंकिंग या ड्रग्स के उसमें चक्रों में पड़ गए हैं, तो ये सारे आइडेंटिफाई हमें करने में हेल्प करते हैं। देन थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कि कैसे उनकी सेल्फ एस्टीम को फॉस्टर कर सकते हैं। देन आप उनकी सेल्फ एस्टीम को पॉजिटिव, आप उनको हेल्प करिए टू डेवलप अ पॉजिटिव आइडेंटिटी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल सेल्फ में इंक्रीज करिए, जो भी उनकी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको रीइंफोर्स करके, उसके बारे में बात करके। देन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर उनका फिजिकल, सोशल एंड वोकेशनल स्किल्स को डेवलप करके, ठीक है। सम पीपल आर लाइक कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं इस दुनिया में, एजुकेशन के अलावा भी वोकेशनल स्किल्स हैं, ठीक है। अगर आपको एनिमेशन अच्छा लगता है या आपको कोई और प्रोफेशनल कोर्स है जो अच्छा लगता है, तो आप वो प्रोफेशनल कोर्स सीखिए। स्टैब्लिशिंग अ ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन, कि वो आपसे ओपन अप हों, बात करें। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, मतलब इसको बोलते हैं स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट गोल्स बनाओ अपने जो कि स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हो विद टाइम, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट गोल्स होने चाहिए, टाइम ओरिएंटेड, टाइम बाउंड होने चाहिए, तो ऐसे गोल्स बनाओ। कंप्लीटेड विद अ रेलिवेंट टाइम फ्रेम में, जिसको बोलते हैं स्मार्ट गोल्स, ठीक है। सो ये इसका आंसर है, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। Then next question है, what are the characteristics of neurodevelopmental disorder? Neurodevelopmental disorder की क्या characteristics हैं? Describe any 3 neurodevelopmental disorders. तो आपको कोई भी 3 describe करने हैं।
सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के? दे मैनिफेस्ट अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे। एक तो आ जाते हैं इससे पहले कि बच्चा स्कूल जाए, उससे पहले ही उसके सिम्टम्स मैनिफेस्ट होने लगते हैं बच्चे के अंदर। डेफिशिएट होता है या फिर एक्सेस होता है, पर्टिकुलरली एज अप्रोप्रिएट। या तो जो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो एक्सेस में होगा या फिर उसकी कमी होगी। डेफिशिएट्स मतलब कमी होना। तो वेरियस डिसऑर्डर जो इसके अंडर आते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आते हैं, वो है एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के डिसऑर्डर होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको आईडी बोलते हैं हम। देन स्पेसिफिक एसएलडी बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी आते हैं। इसमें से किसी भी तीन को आप डिस्क्राइब कर देना क्योंकि दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रिया हैज ब्रोकन द नॉर्म्स ऑफ अ विलेज बाय परसुइंग अ हाई लेवल कोर्स इन एविएशन। तो सुप्रिया जिस गांव में रहती थी वहां पे ज्यादा लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन उसने इस नॉर्म को ब्रेक किया बाय गोइंग फॉर अ हायर लेवल एजुकेशन, हायर लेवल ऑफ कोर्स इन एविएशन। एविएशन का कोर्स मतलब एयर होस्ट्रेस का जो कोर्स होता है ना, ठीक है। शी डेविएटेड फ्रॉम सोशल नॉर्म्स ऑफ हर विलेज वेयर हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स वर नीदर मोटिवेटेड नॉर एक्सेप्टेड। तो उसने क्या नॉर्म अपने विलेज का तोड़ा कि भाई जहाँ पे लड़कियों को ना हायर एजुकेशन दिया जाता है, हायर एजुकेशन के लिए ना उनको मोटिवेट किया जाता है, ना अगर वो ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। इज हर बिहेवियर एबनॉर्मल? अब हम क्या कहेंगे, क्योंकि हम एबनॉर्मल की जब हम आपने देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम 4Ds के बारे में बात करते हैं। वो आगे आपसे यही कह रहे हैं, एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द 4Ds। कौन से होते हैं? डिस्ट्रेस, ठीक है, डिसफंक्शन, डेवियंस एंड डेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे उसने डेवियंस तो दिखाई है ना, डेफिनेटली सुप्रिया ने डेवियंस दिखाई है क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है उसके समाज में। ठीक है, सो तो क्या हम इस बिहेवियर को एबनॉर्मल कहेंगे? इसको 4 लाइट्स में आपको दिखाना है। सो 4Ds अगेन आप 4Ds देखेंगे, डेवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शनल एंड डेंजरस। इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे एंड फॉर ईदर ऑफ द चॉइस टू जो है आप लिखेंगे इफ द आंसर, तो जो भी आपका आंसर था यू हैव टू डिफाइन इन द लाइट ऑफ दीज 4Ds। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ एनी 2 एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब कोई भी 2 सिम्टम्स बताने हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के आप सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। मोटर टेंशन, अनेबल टू रिलैक्स होते हैं, मतलब जैसे पेन हिलाते रहते हैं या फिर पैर हिलाते रहेंगे अपना, ठीक है, नाखून खाने लग जाएंगे। सो ये सब वरी एंड एप्रीहेंसिव फीलिंग्स होती है उनकी। हाइपर विजिलेंस होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही विजिलेंट होते हैं कि मतलब एकदम से उनके कान खड़े हो जाते हैं, एकदम से मतलब मुंडी घुमा के देखते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि जर्नलाइज एंजाइटी है। प्रोलॉन्ग्ड वेक, अनएक्सप्लेन्ड एंड इंटेंस फियर होता है दैट आर नॉट अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और इवेंट। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर इवेंट को लेके, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके, क्योंकि जर्नलाइज एंजाइटी है तो वो एंशियस ही रहते हैं। दैट इज हाउ दे आर। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है? रिकरेंट एंजाइटी अटैक्स आते हैं बार बार, फ्रीक्वेंट एंजाइटी अटैक्स, जो जिसमें क्या होता है? इंटेंस टेरर की होती है, पैल्पिटेशंस होती है। पैल्पिटेशंस मतलब आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ट्रेम्बलिंग होती है, कंपन होती है, डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं, एक सेंस ऑफ लूजिंग कंट्रोल और डाइंग कि लाइक यू नो मैं तो मर ही जाऊंगा, ऐसे सांस नहीं आ रही है, ऐसा सब चोक हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू डाई। नोजिया वाली फीलिंग होती है, वॉमिट हो जाएगा मुझे, वॉमिट हो जाएगा, चेस्ट में पेन हो रही है मेरी, फियर होती है ऑफ गोइंग क्रेजी कि मैं तो पागल हो जाऊंगा, ऐसे। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस होता है while expecting or going through separation or other significant people to whom individual is immediately attached, clinging shadow to their parents। तो सेपरेशन एंजाइटी मतलब कि जो सेपरेशन है उसके लिए एंजाइटी हो जाती है, ठीक है उनको। तो फस करते हैं, they create a fuss, they scream, they throw tantrums, they can make suicidal gestures। phobia disorder, specific phobia, social and agoraphobia। एक्सप्लेन, क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। अब आपको ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बात करनी है। तो स्पेशल इंटरेस्ट टू यंग पीपल है ये एनोरेक्सिया नर्वोसा,
ये ईटिंग डिसऑर्डर है, एंड बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग, ये 3 आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। तो एनोरेक्सिया में क्या होता है, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज होती है, ठीक है, वो ज्यादा खाते नहीं है, बिल्कुल उनकी हड्डियां निकल आती हैं उनकी, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा ज्यादातर ना ये आपको मॉडल्स में देखने को मिलेगा, फैशन मॉडल जो होते हैं ना, फैशन मॉडल जो होते हैं ना, फैशन मॉडल में देखने को मिलेगा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, यू ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड बट देन यू फील गिल्टी और यू फील डिस्गस्टेड कि मैंने इतना क्यों खा लिया, एंड देन यू पर्ज, पर्ज मतलब यू फोर्सफुली ट्राई टू वॉमिट, राइट। बिंज ईटिंग, बिंज ईटिंग में क्या होता है कि एक के बाद एक हाई स्पीड पे चल रहे हैं, अभी पॉपकॉर्न खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खत्म हुई, आइसक्रीम का टप पकड़ लिया, आइसक्रीम का टप खत्म हुआ, कुछ और पकड़ लिया, मतलब एक के बाद एक हम जैसे नेटफ्लिक्स के आप बिंज करते हो ना, एपिसोड्स एक के बाद एक देखते हो, ऐसे बिंज ईटिंग होती है। व्हाट आर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, एक्सप्लेन देयर वेरियस टाइप्स। सडनली टेम्पररी ऑल्टरेशंस जो होती हैं हमारे कॉन्शियसनेस में, एंड दे जो है ब्लॉक आउट पेनफुल एक्सपीरियंसेस। Severance of connection between ideas, emotion, feelings, unreality, loss of shift of identity, ये सब किस चीज के डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के हैं। डिसोसिएटिव मतलब डिसोसिएट करना, हम क्या फील कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है, रियलिटी क्या है, वहां से टोटली डिसोसिएट कर जाते हैं, और अपने जो पेनफुल एक्सपीरियंस है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। इसके सब डिविजन्स क्या हैं, डिसोसिएटिव एमनीशिया, डीआईडी, इसको बोलते हैं डीआईडी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन। एक्सप्लेन डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। तो बेसिकली डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में आपको बात करना है, तो इसमें ओडीडी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। ओडीडी क्या है जी, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है, जिसमें प्रॉब्लमेटिक इंटरेक्शन होती है दूसरे लोगों के साथ, देन इरिटेटेबल होते हैं, स्टर्बन होते हैं, देन दे और फिर जब उनको आप बोलो कि आप ऐसे गुस्सा हो, तो दे डोंट सी देमसेल्फ एंग्री, अपोजिशनल और डिफाइंड, ठीक है, एंड अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मेरा बिहेवियर था, इट वाज अ रिएक्शन टू द सर्कमस्टांसेस और डिमांड ऑफ द सिचुएशन, उसने मेरे को गुस्सा दिलाया, या सिचुएशन ही ऐसी थी, किसी को भी गुस्सा आ जाता, स्टफ लाइक दैट। कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में हम बात कर चुके हैं, देन एंटी सोशल बिहेवियर ऑल्सो, ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एबनॉर्मैलिटी, ट्रेस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हाउ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैव इवॉल्व्ड टू इट्स करंट स्टेटस। सो एबनॉर्मलिटी को एक्सप्लेन करना है, आप वो 4 Ds के बारे में बात कर सकते हो, एंड ट्रेस ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री मतलब थोड़ा सा इसका बताना है कि वो जैसे जो डिफरेंट पीरियड्स थे आपके, ठीक है। सो डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन, डेंजर, दिस इज हाउ यू डिफाइन एबनॉर्मैलिटी। 2 अप्रोचेस की बात करें, देन डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म और मैलअडैप्टिव, इस इनमें से कुछ भी लिख सकते हो आप, ये 4 Ds भी लिख सकते हो एबनॉर्मैलिटी के लिए, या फिर ये 2 अप्रोचेस को अगर कोई डिफाइन करना चाहता है तो वैसे भी कर सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट साइकोलॉजिकल मॉडल्स, ये तो बहुत बारी पूछा गया, साइकोलॉजिकल मॉडल्स प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। यूज टू एक्सप्लेन एबनॉर्मल बिहेवियर, तो साइकोलॉजिकल मॉडल्स क्या होते हैं, दीज फैक्टर्स इंक्लूड मैटरनल डिप्राइवेशन, फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, मैल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर है, या सिवियर स्ट्रेस है, तो कुछ भी इसे साइकोलॉजिकल मॉडल हो गया। देन यू हैव साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, ये सारे मॉडल्स हैं आपके। देन एक्सप्लेन द टर्म वेलबींग, ये तो क्वाइट इजी। वेलबींग क्या होता है, इट इज नॉट सिंपली कि आप मेंटेन कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट, दैट इज एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, वो ही उसको हम वेलबींग बोलेंगे, ठीक है। तो अपने वर्ड्स में रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। ओसीडी को वो एक्सप्लेन करने, अब देखो ओसीडी को वो सिर्फ 2 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या लिखोगे वर्ड लिमिट ध्यान में रखते हुए, आप लिखोगे ओसीडी क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसमें ऑब्सेसिव बिहेवियर क्या होता है कि भाई इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या आइडिया के बारे में आप सोचना बंद नहीं कर पाते, वो चलता रहता है, ऑब्सेशन हो जाता है आपको, ठीक है। तो और ये थॉट्स जो हैं काफी कई बार शेमफुल भी होते हैं, अनप्लेजेंट भी होते हैं। कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड, लाइक यू नीड टू परफॉर्म समथिंग, जैसे कि आपको कुछ काउंट करना है, कुछ और पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना है, कुछ चेक करना है, टच करना है, वॉश करना है, ऐसा।
तो कुछ ऐसा कंपल्शन होता है कि मेरे को ये मतलब इतना काउंटिंग करके ही निकलना है, या सीढ़ियाँ के स्टेप्स काउंट करने लगते हैं कभी कभी, या फ्लोर की टाइल्स काउंट करने लगते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी जगह को टच करेंगे तो हाथ धोएंगे बार बार, या घर के लॉक्स चेक करेंगे, 10 बार चेक करेंगे, 1-2 बार चेक करना नहीं, 10 बार चेक करेंगे, ताला लगाया कि नहीं लगाया, नॉब बंद की गैस की नहीं की, इस तरीके से। ठीक है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर्स एग्जिबिटेड बाय चिल्ड्रन। कौन से, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं कि वर्बल एग्रेशन होता है, प्रोएक्टिव वर्बल एग्रेशन होता है, फिजिकल एग्रेशन होता है, प्रोएक्टिव एग्रेशन होता है। ठीक है, और कौन सा एग्रेशन होता है इसमें? होस्टाइल एग्रेशन होता है। ठीक है, यू हैव होस्टाइल एग्रेशन। तो ये सारे एग्रेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। सेलियंट फीचर्स ऑफ डिसोसिएटिव एमनीशिया। अब डिसोसिएटिव एमनीशिया के अपने फीचर्स बताने हैं आपने। डिसोसिएटिव एमनीशिया के क्या फीचर्स होते हैं? पहला तो एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है, सेलेक्टिव मेमोरी लॉस, और इसका कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता। ऑर्गेनिक कॉज ना होने का मतलब है कि कोई ऐसा नहीं है कि हेड इंजरी हुई है, कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया आपको, या कोई ब्रेन के कुछ ब्रेन में कुछ और प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, बट सिलेक्टिव मेमोरी लॉस है। कुछ ऐसा हुआ कि कुछ हिस्सा, कुछ हो सकता है बचपन की यादें, या कुछ 2 साल की यादें, कुछ एक टाइम पीरियड की यादें गुल एकदम। ठीक है, दैट इज डिसोसिएटिव एमनीशिया। सम पीपल कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देयर पास्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सुबह उठे और अपने पास्ट का सब कुछ भूल गए, कुछ याद ही नहीं है पास्ट के बारे में। अदर्स कैन, और कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स को भूल जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोगों को, जगहों को, कुछ बहुत स्ट्रेसफुल उनको हुआ उसके बारे में उनको कुछ भी याद नहीं रहता, उस इवेंट के बारे में, उस इवेंट में इन्वॉल्व लोगों के बारे में। ठीक है, उनको कुछ याद नहीं रहता, दैट इज डिसोसिएटिव एमनीशिया। एंड इट इज बेसिकली एसोसिएटेड, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द ओवरवेलमिंग स्ट्रेस। आप ये देखो कि स्ट्रेस की वजह से किस हद तक मतलब नुकसान हो सकता है। इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, या वो इवेंट उनके लिए इतना स्ट्रेसफुल होता है कि कंप्लीटली उस इवेंट से रिलेटेड हर एक मेमोरी को ब्रेन जो है ब्लॉक आउट कर देता है आपका माइंड, राइट। डिफरेंशिएट बिटवीन डिल्यूजन एंड हैलुसिनेशंस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये तो स्किज़ोफ्रेनिया में होता है, हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं, आपको पता है। डिल्यूजन क्या होता है? फॉल्स बिलीव होते हैं जिसको फर्मली वो हेल्ड करके रखते हैं ऑन इनएडिक्वेट ग्राउंड्स। मतलब आप उनको कुछ भी बोल लो, वो उससे टस से मस नहीं होने वाले हैं, दैट इज डिल्यूजन। उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग वो उस टाइम पे होता है उस चीज का कि वो और वो भी इनएडुकेट ग्राउंड्स होते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। हालुसिनेशन मतलब कि एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है कुछ भी, लेकिन वी आर सीइंग इट और हियरिंग इट। मतलब हालुसिनेशंस भी 5 तरीके की होती है ना, आपके 5 सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल होती हैं, गस्टेटरी होती हैं, ऑल फैक्टरी हालुसिनेशंस होती हैं, टेक्टाइल हालुसिनेशंस होती हैं। तो ये सब हालुसिनेशंस हैं। ठीक है, हालुसिनेशन क्या होती है? जहाँ पे एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली में भी यू कैन सी सम ऑब्जेक्ट्स, और यू कैन सी समथिंग और हियर साउंड्स। ऑडिटरी हालुसिनेशन हालांकि सबसे कॉमन होती है, बहुत देखने को मिलती है। एक्सप्लेन एबनॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियो कल्चरल मॉडल। देखो, आप चैप्टर नंबर 4 में इतना तो समझ ही गए होंगे कि मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि डिसऑर्डर्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तो उन्होंने स्पेसिफिकली पूछ लिया कि भाई सोशल कल्चर मॉडल से ही एक्सप्लेन करो, तो सोशल कल्चर मॉडल आप एक्सप्लेन कर देना। देन यू हैव डायथीसिस मॉडल। डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल क्या होता है कि भाई बायोलॉजिकल, डायथीसिस मतलब कि बायोलॉजिकल एब्रेशन है टू द डिसऑर्डर। ठीक है, कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो दैट जेनेटिक थिंग माइट डेवलप, फुली ब्लॉसम हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल वो होती है डायथीसिस में, कैरी प्री डिस्पोजिशन होती है या वल्नरेबिलिटी होती है टू डेवलप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स होते हैं, दैट इज फैक्टर्स दैट मे लीड टू पैथोलॉजी, psychopathology. Now there is a question कि Zakira has a distorted body image that leads her to see herself as overweight. What can
बी द नेगेटिव आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस थॉट। तो जकीरा को ऐसा लगता है कि उसका जो है काफी ओवरवेट है, वो ऐसी उसकी डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज है। अभी हमने ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में, इसके बारे में बात करी थी, एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में, वही बात बोल रहे हैं कि डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज है और उसको ऐसा लगता है कि वो ओवर वेट है। तो इसके जो थॉट है, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? तो इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है उसको, और बुलीमिया नर्वोसा के भी चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि बुलीमिया में क्या होता है, खा तो लेते हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड, बट बाद में पर्ज भी करते हैं। बाद में पर्ज करना मतलब फोर्सफुल वॉमिटिंग करना, या फिर लैक्सेटिव्स लेते हैं। लैक्सेटिव्स मतलब कुछ ऐसी चीजें जिससे लूज मोशंस लग जाते हैं आपको, सो डायरिया हो जाता है बेसिकली। द पर्सन ऑफन फील्स डिस्गस्टेड एंड शेम, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। बुलीमिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। Then, how does the behavioral model help us in understanding mental disorder? तो अब यहाँ पे आपको behavioral model के बारे में बताना है, ठीक है, कि हम गलत लर्निंग कर लेते हैं, फॉल्टी लर्निंग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इमिटेशन बाय अदर होती है, तो सोशल लर्निंग हमारी गलत होती है। ऑपेरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, ठीक है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग इज लाइक कि टेम्पोरल एसोसिएशन बिटवीन टू इवेंट्स। ऑपेरेंट कंडीशनिंग क्या होता है? नाउ द बिहेवियरल मॉडल स्टेट्स दैट बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर्स आर लर्नड। तो बिहेवियरल मॉडल है तो हम तो यही मानते हैं कि जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर भी सीखते हैं, जैसे हम नॉर्मल बिहेवियर करना सीखते हैं, ऐसे एबनॉर्मल बिहेवियर भी कहीं ना कहीं से सीखते हैं, ठीक है। मैल अडेप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग जो है, हमारे जो मैल अडेप्टिव वेज हैं ऑफ डीलिंग विद सिचुएशन, दैट वी लर्न फ्रॉम समवेयर। सो कंडीशनिंग होती है इसमें बेसिकली। तो आप ये बताएंगे, देन डू यू थिंक दैट कंप्लेंट्स एंड वरीज ऑफ फिजिकल सिम्टम्स में अकर विदाउट एनी बायोलॉजिकल कॉज? आपको क्या ऐसा, तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपको ऐसा लगता है कि कंप्लेंट्स एंड वरीज ऑफ फिजिकल सिम्टम्स बिना किसी बायोलॉजिकल कॉज के हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर में यही तो होता है। व्हाट आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू दिस एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन? तो हम इसमें बोलेंगे यस, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में भी यही होता है, ठीक है। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर में होता है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स आप इसमें लिखेंगे एक एक दो दो लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डिस्कस इन डिटेल द हैलुसिनेशन एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन डायग्नोसिस विद स्किज़ोफ्रेनिया। अगर किसी पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस किया है तो उनको डिटेल में आप एक्सप्लेन करिए कि हैलुसिनेशंस जो वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ऑडिटरी हैलुसिनेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसमें वो साउंड्स सुन सकते हैं। टेक्टाइल मतलब टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन होती है, इट इज ऑन लाइक स्किन से रिलेटेड है, ठीक है। सोमैटिक होता है, सोमैटिक मतलब कि बॉडी के अंदर ऐसा लगता है कि मेरी इंटेस्टाइन में सांप चल रहा है, या ये मेरी बॉडी के अंदर कुछ है, यू समथिंग सोमैटिक। विजुअल मतलब आपको दिखता है जो किसी और को नहीं दिख रहा, क्योंकि हैलुसिनेशन का मतलब ही यही है कि एब्सेंस है यहाँ पे स्टिमुलस की। एक्सटर्नल स्टिमुलस तो एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पे हैलुसिनेशन की आप डेफिनेशन भी दे देना प्लीज, ठीक है। गस्टेटरी मतलब कि आपके टेस्ट से रिलेटेड, आपको कुछ स्ट्रेंज टेस्ट, आपको मुंह में टेस्ट आएगा कि अलग अलग चीजों का। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, ठीक है। अब नाउ इट कुड बी अ प्लीजेंट स्मेल कि अब बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही हैं आपको और आपको ही आ रही हैं, सिर्फ किसी और को नहीं आ रही हैं। या इट कुड बी अ स्मेल ऑफ अ पॉइजन, स्मोक or something burning, something like that, okay? That is olfactory. Next question is, Pia has just joined school. Her teachers observed her closely during a group मतलब एक लड़की है पिया जिसने अभी स्कूल ज्वाइन करा है और उसको उसकी टीचर्स क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं ड्यूरिंग अ ग्रुप इंटरेक्शन, एंड दे नोटिस कि शी शोज अ नैरो पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट एंड इज प्रीऑक्युपाइड इन फ्लैपिंग हर हैंड्स। वो एक तो कुछ खास इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है और वो अपने हैंड्स फ्लैप करती रहती है, मतलब, ठीक है। पिया ऑल्सो फाइंड्स इट चैलेंजिंग टू स्टार्ट एंड मेंटेन अ कॉन्वर्सेशन। तो ये सारे सिम्टम्स आपको बता रहे हैं कि वो स्टार्ट नहीं कर सकती कॉन्वर्सेशन, मेंटेन नहीं कर पाती कॉन्वर्सेशन। तो ये सारे सिम्टम्स, ये फ्लैपिंग ऑफ हर हैंड्स ऑल्सो, ये किस चीज की तरफ इशारा करते हैं? लिस्ट द अदर सिम्टम्स डिस्प्लेइंग चिल्ड्रन डायग्नोस्ड विद दिस। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे उन्होंने लिखा चिल्ड्रन डायग्नोस्ड विद दिस प्रॉब्लम, तो इसका मतलब न्यूरो डेवलपमेंटल
डिसऑर्डर है, ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की तरफ इनका इशारा है। और अदर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अगेन डिफिकल्टीज इन रिलेटिंग टू अदर पीपल, सीरियस अबनॉर्मलिटीज होती हैं इनकी कम्युनिकेशन में, रेपिटेटिव एंड इनका डेविड स्पीच पैटर्न होता है, मतलब एक ही बात को बार 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 बोलते रहेंगे, ठीक है। मोटर मूवमेंट्स भी इनके रेपिटेटिव होते हैं, जैसे हैंड फ्लैपिंग का, ठीक है। सेल्फ इंजरी हो सकती है, तो इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हो, राइट। Deepa has been diagnosed with journal anxiety disorder. Explain the development of this disorder with the help of diathesis stress model. तो अब वो बोल रहे हैं कि GAD जर्नल एंजाइटी डिसऑर्डर को आप डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल से एक्सप्लेन करो। सो आप बोलेंगे कि डायथीसिस का सिंपल सा क्या मतलब है कि बायोलॉजिकली कुछ ना कुछ जेनेटिक आपके प्रेजेंस है, मतलब सम बायोलॉजिकल एब्रेशन है जो कि इनहेरिटेड है, मतलब जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, वेलनरेबिलिटी है आपके पास साइकोलॉजिकली ये डिसऑर्डर को होने की, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स जैसे कि फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस में लीड टू साइकोपैथोलॉजी, और इसमें दीपा के सिचुएशन के साथ आपको रिलेट करके इसको एक्सप्लेन करना है। Then explain the 17th and 18th century were known as age of reason and enlightenment. What is the main characteristic feature of this period? तो वो बोल रहे हैं कि 17 और 18 सेंचुरी जो थी वो दैट वाज द एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट। तो इस पीरियड का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? तो इसका फीचर मेन ये था कि साइंटिफिक मेथड्स वर रिप्लेस्ड बाय फेथ एंड डॉगमास। 17-18 सेंचुरी में दोबारा से क्या हुआ था, साइंटिफिक मेथड को रिप्लेस कर दिया गया था विद फेथ्स एंड डॉगमास टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। ग्रोथ ऑफ अ साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है फॉर कम्युनिटी एंड केयर। तो साइंटिफिक बेसिकली मतलब 17-18 सेंचुरी में साइंटिफिक मेथड्स जो है अपर हैंड था इनका, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स ज्यादा लोग उसकी तरफ ज्यादा झुकते थे बजाय इसके कि इसके अंदर आत्मा आ गया, भूत प्रेत और ये सब चीजों से विश्वास उठ गया था और साइंटिफिक रीजन की तरफ ज्यादा आ गए थे। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई कम्युनिटी केयर के लिए एंड देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो जो भी ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पहले जहां वो मांगते थे एग्जॉर्सिज्म करते थे और भूत प्रेत आ गया इसमें आत्मा वात्मा, अब वहां वो साइंटिफिक अप्रोच को जो है इंपॉर्टेंस देने लगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से तो काफी क्वेश्चन आए हुए आपके, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। राजेश वरीज ऑल द टाइम, ही इज अनेबल टू कंट्रोल हिज प्री ऑक्यूपेशन विद द थॉट ऑफ चेकिंग एंड काउंटिंग। चलो जी, यहीं से पता चल गया ओसीडी है। क्यों? क्योंकि प्री ऑक्यूपेशन है उसका चेकिंग एंड काउंटिंग के साथ अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो प्री ऑक्यूपेशन यहीं से आपको पता चल गया। ही रिपोर्ट्स फ्रीक्वेंट प्री ऑक्यूपेशन विद द सेम थॉट। फ्रॉम दीज सिम्टम्स, फ्रॉम होगा ये, from these symptoms identify this disorder, what else it can lead to, explain। तो ये है जी आपका OCD, क्योंकि उसको ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन मतलब क्या? काउंटिंग का, चेकिंग का ऑब्सेशन है, प्री ऑक्यूपेशन रहता है इस थॉट से। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिम्टम्स डिसऑर्डर इज कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD में होता है ना, कंपल्शन होता है ना हमें बार बार चेक करने का। कंपल्सिव बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। और जो थॉट के लेवल पे है दैट इज ऑब्सेशन। समझ आया? ये थॉट के लेवल पे और ये एक्शन के लेवल पे है OCD में। OCD में तो ऑब्सेशन ये है थॉट के लेवल पे और कंपल्शन है एक्शन के लेवल पे, और ये तो D स्टैंड्स फॉर डिसऑर्डर। सो होर्डिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं इसमें हेयर पुलिंग का होता है, ट्राइकोटिलोमेनिया। एक्सक्रोरिएशन क्या होता है? स्किन पिकिंग डिसऑर्डर, अपनी स्किन छीलते रहते हैं बैठ के। व्हाट एल्स इट कैन लीड टू, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आपका चैप्टर नंबर 4 आज कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड या मुझे बता देना उसके बारे में भी, हाउ यू वांट जो assertion reasoning के questions हैं। I'll see you next time. Till then, keep learning, keep revising. Bye.